हेलो एवरीवन। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कोलिशन पॉलिटिक्स, नेचर, ट्रेंड एंड प्रॉस्पेक्ट्स। सबसे पहले हम कोलिशन पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम देखेंगे कोलिशन पॉलिटिक्स का नेचर कैसा है, और उसके बाद हम देखेंगे कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर ट्रेंड्स, मतलब किस तरीके से हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हिंदुस्तान के अंदर कोलिशन पॉलिटिक्स के देखने को मिलते हैं, और उसके बाद हम इसके प्रॉस्पेक्ट्स देखेंगे, इसके आउटकम्स देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोलिशन पॉलिटिक्स होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो, कोलिशन पॉलिटिक्स रेफर्स टू द प्रैक्टिस of multiple political parties coming together to form a government, especially when no single majority gains an absolute majority. कोलिशन पॉलिटिक्स एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज एक साथ आती हैं और सरकार बनाती हैं, और ख़ास करके तब जब किसी एक पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती है। हमारे लोकसभा के अंदर 543 सीट्स हैं, 543 सीट्स हैं। आपको सरकार बनाने के लिए इसकी आधी सीट्स चाहिए, मतलब 272 प्लस सीट्स चाहिए। समझ आ गई बात? वो पार्टी जो 272 या 272 से ज़्यादा सीट्स हासिल करेगी वो अपनी सरकार बना सकती है और उनका प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन मान लीजिए किसी भी पार्टी को 272 सीटें नहीं मिलती हैं, 272 या 272 से ऊपर सीट्स नहीं मिलती हैं। किसी को 150 सीट मिली हुई है, मान लो बीजेपी को 150 सीट मिली हुई है, मान लो जो है वो कांग्रेस को जो है वो 200 सीट्स मिली हुई हैं, मान लो तृणमूल कांग्रेस को जो है वो 100 सीट मिली हुई है। तो इस केस में किसी भी पार्टी को जो है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली हुई है, मतलब 272 का आंकड़ा क्रॉस किसी ने नहीं किया है। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं, ये सारी पार्टीज़ इकट्ठा आ सकती हैं, क्योंकि अब ये सारी पार्टीज़ इकट्ठा आ जाएंगी तो इनकी मिला के सीट्स कितनी हो जाएंगी? 200, एक 300, 450 सीट्स हो जाएंगी। तो ये सरकार बना सकते हैं, और इसमें कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों इकट्ठा आके भी सरकार बना सकते हैं। 200 प्लस 100 इनकी 300 सीट्स हो गई। समझ आ गई बात? तो जब कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती है, क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो उस वक्त बहुत सारी पार्टीज इकट्ठा आती हैं और वो सरकार बनाने का काम करती हैं। उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, उसको हम कोलिशन कहते हैं। उसके बाद नेचर क्या है कोलिशन पॉलिटिक्स का? जब मैं नेचर ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स की बात करता हूं, सबसे पहले इसके अंदर आता है कंप्रोमाइज एंड कॉपरेशन। देखो, कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर आपको कंप्रोमाइज़ करना होता है। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर कंप्रोमाइज़ करना होता है। जैसे कि अभी बीजेपी और जो नीतीश कुमार की पार्टी है बिहार के अंदर, वो एक साथ आके उन्होंने सरकार बनाई है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे बीजेपी को कंप्रोमाइज़ करना पड़ा और जहाँ पे नीतीश कुमार को कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। तो यहाँ पे कंप्रोमाइज़ चलता है, यहाँ पे कॉपरेशन के साथ काम होता है। हो सकता है मेरी विचारधारा आपके साथ नहीं मिलती है, दूसरी पार्टी के साथ नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हमें सहयोग करना है, आपस में कंप्रोमाइज़ करना है। कुछ पॉइंट्स के ऊपर तुम्हें गिव अप करना है, तुम्हें पीछे हटना है, कुछ चीज़ों के ऊपर दूसरे पार्टी को पीछे हटना है। तो यहाँ पे कंप्रोमाइज़ होता है, कॉपरेशन होता है। अगर दो पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आ रही हैं, दोनों की विचारधारा तो नहीं मिलती है, दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं, फिर दोनों को कंप्रोमाइज करना होगा। कुछ चीज़ों के ऊपर उनको गिव अप करना होगा, पीछे हटना होगा, कुछ चीज़ों के ऊपर कांग्रेस को पीछे हटना होगा, तभी वो एक साथ आ पाएंगे। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है पावर शेयरिंग। देखो, कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर पावर शेयरिंग होती है। जब कोलिशन सरकार बनती है तो जो मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ दी जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो है वो एनडीए की सरकार है जिसके अंदर बीजेपी है। मान लो अभी जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर जो है वो इंडिया अलायंस की सरकार है, जिसके अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी थी, जिसके अंदर कांग्रेस थी। तो इनकी सरकार अभी जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जो है वो चीफ मिनिस्टर की और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को मिनिस्टर बनाया गया है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि और भी कुछ इंडिपेंडेंट लोगों को भी मिनिस्टर बनाया गया है इसके अंदर। उसी के साथ साथ बाकी लोगों को भी मिनिस्टर बनाया गया है। तो बेसिकली पावर शेयर होती है, मतलब 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज अगर सरकार बना रही हैं तो उन 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयर हो रही है। इस पॉलिटिकल पार्टी का भी कोई मिनिस्टर है, उस पॉलिटिकल पार्टी का भी कोई मिनिस्टर है। तो पावर को एक पार्टी ही एक्सरसाइज नहीं कर रही है, बल्कि पावर शेयर हो गई है अलग अलग पार्टीज के बीच में, अलग अलग कोलिशन पार्टनर्स के बीच में। समझ आ गई बात? उसके बाद इसके अंदर थर्ड देखने को मिलता है अनसर्टेनिटी एंड इंस्टेबिलिटी। अब कोलिशन गवर्नमेंट जो होती हैं वो बड़ी अनसर्टन होती हैं।
कोई 1 साल में सरकार गिर जाती है, कोई 6 महीने में सरकार गिर जाती है, कोई सरकारें तो 1 महीने में ही गिर जाती हैं। अनसर्टेनिटी काफ़ी है। अगर किसी पार्टी को दूसरी पार्टी का काम पसंद नहीं आ रहा है, दूसरी पार्टी के साथ वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो अपना समर्थन वापस ले लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर सभी को जो है आपको साथ लेकर चलना होता है, किसी को नाराज़ नहीं करना होता है। अगर थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, थोड़ा सा जो है वो गमा-समी हो गया, तो वो कोलिशन पार्टनर्स नाराज़ हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। तो ये अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब नेगोशिएटेड पॉलिसी मेकिंग, जो पॉलिसी मेकिंग होती है और जिस तरीके से डिसीजंस लेते हैं वो बड़े नेगोशिएबल तरीके से लिए जाते हैं। मतलब डायरेक्टली एक ही पार्टी डिसीजंस नहीं ले लेती है, बल्कि सारे कोलिशन पार्टनर्स का सहयोग उसमें चाहिए, समझौता चाहिए, सभी की राय उसमें चाहिए, सहमति उसमें चाहिए, तभी डिसीजन लिया जाएगा। ऐसे क्या होता है, मान लो बीजेपी को 303 सीटें आई 2019 की इलेक्शन में, तो मोदी जी जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन अभी 2024 की जो इलेक्शंस हुई और जब बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली हुई है, तो मोदी जी जो चाहेंगे वो हर कुछ वो नहीं कर सकते हैं, वो जो वो चाहते हैं, क्योंकि बाकी कोलिशन पार्टनर्स को उनको नाराज नहीं करना है, बाकी कोलिशन पार्टनर्स को भी साथ लेके चलना है। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक डाइवर्सिटी। अब इसके अंदर हमें डेमोक्रेटिक डाइवर्सिटी का रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि अलग अलग सेक्शन के लोग, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, पावर के अंदर शेयर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है वो अलग अलग सोसाइटी के सेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। मान लो तमिलनाडु की एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो कोलिशन में आ गई है, तो तमिलनाडु के लोगों को और तमिलनाडु को भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिल रहा है। हो सकता है कि कोई मिनिस्टर बन जाए तमिलनाडु से, अगर डीएमके कहीं पे कोई कोलिशन में आ गई है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ क्योंकि सरकार बनाती हैं, सभी को पावर मिलती है, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जब सरकार बना रही हैं तो उन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल रहा है। उन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलग अलग लोगों ने वोट दिए हुए हैं। मान लो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, सारे सरकार बना रहे हैं इकट्ठी, तो सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो वाइड स्प्रेड रिप्रेजेंटेशन हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया। कोलिशन पॉलिटिक्स हिंदुस्तान के अंदर उसके ट्रेंड्स क्या हैं, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स क्या है, इवोल्यूशन हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे, कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ पे हमें देखने को मिलती है कोलिशन पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं अर्ली फेज़, जो कि 1947 से लेकर 1967 तक चला, 20 साल का फेज़। इसमें कोई कोलिशन पॉलिटिक्स नहीं थी सेंटर में। यहाँ पे कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी, कांग्रेस अपनी सरकार बना रही थी सेंटर में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ। कोई कोलिशन गवर्नमेंट्स नहीं बन रही थी सेंटर में। स्टेट्स में भी कोई कोलिशन नहीं थी, मतलब कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाती थी, मगर कुछ स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है कि कोलिशन गवर्नमेंट्स भी एग्जिस्ट करती थी। तो 1947 से लेकर 1967 तक कांग्रेस का डोमिनेंस रहा। कोलिशन गवर्नमेंट्स हमें कम देखने को मिली। स्टेट्स के लेवल में, स्टेट्स में कुछ थोड़ी बहुत स्टेट्स में कोलिशन गवर्नमेंट थी, बाकी हर जगह पे कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी और कांग्रेस का रूल चल रहा था एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ। उसके बाद इसके अंदर आता है सेकेंड फेज, फर्स्ट कोलिशन, जहां पे हमें देखने को मिलती है। अब इसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, तो ब्रेक डाउन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस इन 1967 स्टेट इलेक्शंस। तो 1967 की जब स्टेट इलेक्शंस होती हैं, अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस होती है, तो कांग्रेस वहां पे हार जाती है। बहुत सारी स्टेट्स में कांग्रेस हार जाती है 1967 की इलेक्शंस में, और कोलिशन गवर्नमेंट्स जो हैं वो बनती हैं बहुत सारी स्टेट्स में, जैसे कि केरला में, वेस्ट बंगाल में और पंजाब में। तो बेसिकली कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म होता है, बहुत सारी स्टेट्स में कांग्रेस हार जाती है और बहुत सारी स्टेट्स में कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं, जैसे केरला, वेस्ट बंगाल और पंजाब में। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आता है जनता एक्सपेरिमेंट, 1977 से लेकर 1980 के बीच में। तो होता क्या है कि 1977 की जो जनरल इलेक्शंस होती हैं, मतलब जो सेंटर की इलेक्शंस होती हैं, उसमें एंटी कांग्रेस कोलिशन बनाई जाती है। मतलब कांग्रेस के अगेंस्ट बहुत सारी पार्टीज इकट्ठा होती हैं और वो एक कोलिशन बनाती हैं, क्योंकि इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 से लेकर 77 तक, और उस इमरजेंसी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था। उस इमरजेंसी को, जिसको इंदिरा गांधी ने लगाया था, ये कहा जा रहा था कि ये काला दौर है, यहाँ पे लोगों को मारा गया है, कुचला गया है, राइट्स कुचले गए हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, डेमोक्रेसी की हत्या हुई है। तो एक वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म कांग्रेस की तरफ आया और बहुत सारी पार्टीज ने एक मोर्चा तैयार किया कांग्रेस के अगेंस्ट, एक कोलिशन बनाई। और जनता पार्टी फिर वो जो कोलिशन थी जनता पार्टी के रूप में, और जनता पार्टी जो है 1977 की इलेक्शंस को जीत जाती है और अपनी सरकार बनाती है। हालांकि ये कोलिशन लंबे समय तक नहीं चली और 1980 में जो है वो कोलिशन ये कोलैप्स कर जाती है। उसके बाद हम फोर्थ इसके अंदर डिस्कस करते हैं कोलिशन एरा बिगिंस। अब 1989 से आगे असली तरीके से कोलिशन गवर्नमेंट्स या कोलिशन एरा स्टार्ट होता है, सेंटर के लेवल पे भी और स्टेट्स में भी।
तो 1989 से आगे असली वाली कोलिशन स्टार्ट होती है, असली वाला कोलिशन एरा स्टार्ट होता है, क्योंकि 1989 की जब इलेक्शंस होती हैं, जनरल इलेक्शंस मतलब लोकसभा की इलेक्शंस, तो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनाई जाती है बीपी सिंह के अंडर। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट की सरकार बनती है। कांग्रेस को हरा दिया जाता है और नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को जो है वो आउटसाइड सपोर्ट मिल रहा था बीजेपी का और लेफ्ट की पार्टीज का, और बीजेपी का नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल रहा था, और बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस जो है वो पावर से बाहर हो गई थी। उसके बाद 1996 से लेकर 1999 के बीच में शॉर्ट लिव्ड कोलिशन गवर्नमेंट्स हमें देखने को मिली, मतलब ऐसी गवर्नमेंट्स देखने को मिली जो एक एक महीना चली, एक साल चली, 6 महीना चली, और जिसमें यूनाइटेड फ्रंट और बीजेपी की अलाइंसेस हमें देखने को मिली। मतलब यूनाइटेड फ्रंट की कोलिशन गवर्नमेंट देखने को मिली, बीजेपी लेड अलाइंसेस मतलब बीजेपी और कई सारे उनके पार्टनर्स, उनकी कोलिशन गवर्नमेंट्स देखने को मिली। तो 1996 से लेकर 1999 तक जो ये एरा था, तो ये जो 3 साल का एरा था, ये जो 3 साल का फेज था, यहाँ पे हमें बहुत सारी कोलिशन गवर्नमेंट्स देखने को मिली, और असली तरीके से कोलिशन गवर्नमेंट्स हमें इन 3 सालों में देखने को मिली, जहाँ पे एक महीना सरकारें चली। हम देखते हैं कि एक महीना सरकारें चली, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो 6 महीना सरकारें चली। इसी के साथ साथ हमें यूनाइटेड फ्रंट और बीजेपी लेड अलायंसेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है स्टेबल कोलिशन गवर्नमेंट। अब 1999 से लेकर 2014 तक जो है वो स्टेबल कोलिशन गवर्नमेंट का दौर आ गया। मतलब यहाँ की कोलिशन जो थी वो स्टेबल थी, ये सरकारें गिर नहीं रही थी। 1996 से लेकर 1999 तक क्या हुआ, बहुत सारी सरकारें बनी, कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी, और वो गिर गई, समर्थन वापस ले लिया, पार्टनर्स ने समर्थन वापस ले लिया। लेकिन ये जो एरा था कब, 1999 से लेकर 2014 का एरा, इस एरा में हमें देखने को मिलता है कि ये जो है वो स्टेबल कोलिशन गवर्नमेंट थी। जैसे एनडीए ने 1999 से लेकर 1999 से लेकर 2004 पूरे 5 साल की टर्म पूरी की, ये भी कोलिशन गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थी। और यूपीए 2004 से लेकर 2014 तक पूरी की पूरी टर्म्स जो है कंप्लीट की, और मनमोहन सिंह जो है वो प्रधानमंत्री थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1999 से लेकर 2014 तक, 1999 से लेकर 2014 तक कोलिशन गवर्नमेंट्स ही रही, लेकिन उन्होंने अपना पूरा का पूरा कार्यकाल जो है वो खत्म किया। तो ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है वो स्टेबल कोलिशन गवर्नमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है री एमर्जेंस ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम। तो 2014 के बाद दोबारा से वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम का री एमर्जेंस हुआ और कोलिशन एरा खत्म हो गया। कोलिशन एरा ख़त्म कैसे हुआ कि बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली 2014 की जनरल इलेक्शंस के अंदर, 2019 की जनरल इलेक्शंस के अंदर। इसीलिए जो पहले कोलिशन पॉलिटिक्स होती थी सेंटर के लेवल पे वो ख़त्म हो गई। हालांकि स्टेट के लेवल पे, स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में अभी भी कोलिशन गवर्नमेंट्स बन रही थी और बन रही हैं। तो बीजेपी सिक्योर्ड मेजॉरिटी ऑन इट्स ऑन इन 2014 एंड 2019 जनरल इलेक्शंस। 2014 और 2019 की जो लोकसभा की इलेक्शंस हुई उसमें बीजेपी ने मेजॉरिटी हासिल की, लेकिन फिर भी जो एनडीए कोलिशन थी वो कंटिन्यू रही, क्योंकि बीजेपी जो है बाकी बीजेपी के साथ कुछ पार्टनर्स जुड़े हुए थे जिसको एनडीए अलायंस कहा जाता है। तो मेजॉरिटी हासिल करने के बावजूद भी बीजेपी को बाकी कुछ पार्टनर्स ने सपोर्ट दी हुई थी, तो एक तरीके की कोलिशन गवर्नमेंट ये रही। लेकिन बीजेपी को जो है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली हुई थी। 2014 282 सीटें और 2019 303 सीटें। उसके बाद फैक्टर्स बिहाइंड द राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। अब क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कोलिशन पॉलिटिक्स का राइज हुआ हिंदुस्तान के अंदर। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस था उसका डिक्लाइन हुआ, कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस खत्म होने लगा। रीजनल पार्टीज़ का राइज हुआ, बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ उभर करके आई और उन रीजनल पार्टीज़ को अलग अलग रीजन्स पे मास सपोर्ट मिला। उसके बाद फ्रेगमेंटेड इलेक्टोरल मैंडेट, लोग जो हैं वो वोट ही इस तरीके से देने लगे, मैंडेट जो है लोगों का वो फ्रेगमेंटेड आने लगा। कोई बीजेपी को वोट दे रहा है, कोई कांग्रेस को वोट दे रहा है, मतलब लोग अवेयर हो गए और लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं कि क्या बोलते, एक ही निशान है कि भाई हाथ पे मोहर लगानी है, हाथ को वोट करना है, ये करना है, वो करना है। अब लोग थोड़े समझदार हो गए और वो सोच समझ कर वोट देने लगे और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देने लगे, बल्कि फ्रेगमेंटेशन देखने को मिला इलेक्टर्स के मैंडेट के अंदर। उसके बाद ग्रेटर पॉलिटिकल अवेयरनेस, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई और लोग जो है वो जागरूक हो गए। उसके बाद इंक्रीज रोल ऑफ कास्ट रीजन इन वोटिंग पैटर्न्स, जाति के नाम पे, मज़हब के नाम पे, खित्ते के नाम पे वोट दिया जाने लगा, जिससे कि फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलती है, हमें कोलिशन पॉलिटिक्स देखने को मिलती है।
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया। मतलब कोलिशन पॉलिटिक्स के हिंदुस्तान में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स हैं और क्या पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स में बताता हूं। देखो कोलिशन पॉलिटिक्स से क्या होता है। सबसे पहले इट एनकरेजेस डेमोक्रेटिक इंक्लूसिवनेस एंड रीजनल रिप्रेजेंटेशन। देखो कोलिशन पॉलिटिक्स से जो है ना वो डेमोक्रेटिक इंक्लूसिवनेस हमें देखने को मिलती है, क्योंकि डेमोक्रेसी है क्या, डेमोक्रेसी है लोगों का राज, लोगों का राज। तो लोगों की जितनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी पावर के अंदर या फिर पावर शेयरिंग के अंदर या डिसीजन मेकिंग के अंदर, इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी ज़्यादा इनरिच हो रही है, वहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। और जब कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर हमें अलग अलग रीजनल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिप्रेजेंटेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, तो इससे डेमोक्रेटिक इंक्लूसिवनेस बढ़ती है, इनरिच होती है, डेमोक्रेटाइजेशन होता है, रीजनल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र है लोगों का राज। लोगों का राज, लोग कैसे राज करते हैं, लोग वोट करते हैं और फिर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको वो एमएलए एमपी बनाते हैं वो राज करते हैं। मान लो कोई एक ऐसी सरकार हो जिसके अंदर जो है वो लोगों की ज़्यादा चॉइस हमें देखने को मिले। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मान लो 200 सीट्स जो है वो बीजेपी को मिल रही हैं, राइट। अब सिर्फ बीजेपी रूल कर रही है, सिर्फ बीजेपी रूल कर रही है। तो भाई टोटल सीटें कितनी है, 543 है ना। इसमें से जो 343 सीटें हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 343 सीटें हैं, ये तो वेस्ट हो गई ना, ये तो वेस्ट हो गई ना। इनकी तो सरकार नहीं है, सिर्फ 200 सीटों वाली बीजेपी रूल कर रही है। लेकिन मान लो कि एक ऐसी कोलिशन गवर्नमेंट है, सारी पार्टीज को मिला के वहां पे हो रही हैं 400 सीट्स, 400 सीट्स, और बची कितनी है, बची है हमारे पास 143 सीटें। तो 400 सीटों वाली पार्टीज की अगर सरकार बनी हुई है तो यहाँ पे तो वाइडर रिप्रेजेंटेशन है। तो इससे क्या होता है, डेमोक्रेटिक इंक्लूसिवनेस होती है। रीजनल इंटरेस्ट जो होते हैं, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, उनकी जो डिमांड्स हैं, समस्याएं हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। रिड्यूसेस द चांस ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ वन पार्टी। एक पार्टी की तानाशाही के जो चांसेस हैं उसको रिड्यूस करता है कोलिशन गवर्नमेंट या कोलिशन पॉलिटिक्स। क्या होता है कि जब सिर्फ एक पार्टी रूल कर रही है और एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिल गई है, जैसे बीजेपी को अगर क्लियर मेजॉरिटी मिल गई है तो बीजेपी जो चाहेगी वो करेगी, बीजेपी तानाशाही वाला रवैया अख्तियार कर लेगी। लेकिन बहुत सारी पार्टीज होंगी तो एक पार्टी की डिक्टेटरशिप खत्म हो जाएगी। उसके बाद प्रमोट्स कंसेंसस बेस्ड गवर्नेंस। अब इससे क्या होता है, कंसेंसस बेस्ड गवर्नेंस जो है प्रमोट होती है। कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी पॉलिसी बनानी है, उसके ऊपर सभी लोगों की राय ली जाती है, सभी कोलिशन पार्टनर्स की राय ली जाती है, सभी का कंसेंसस उसमें शामिल होता है। स्ट्रेंथन्स फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को ये स्ट्रेंथन करता है क्योंकि फेडरलिज्म डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। फेडरलिज्म जो है वो पावर शेयरिंग की बात करता है, पावर शेयरिंग की बात करता है। तो इस तरीके से कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर भी हमें डिसेंट्रलाइजेशन और पावर शेयरिंग देखने को मिलता है। उसके बाद नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंट इलेक्शंस। बार बार सरकार गिर जाती है, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस हो रही हैं, बार बार इलेक्शंस करवानी पड़ रही हैं, सरकार टिक नहीं रही है, अनसर्टेनिटी बहुत है। उसके बाद पॉलिसी पैरालिसिस ड्यू टू इंटरनल डिफरेंसेस। इंटरनल डिफरेंसेस होने की वजह से पॉलिसी नहीं बनाई जा पा रही है। पॉलिसी पैरालाइसिस हमें देखने को मिल रहा है कि काम नहीं हो पा रहा है, काम नहीं होने दिया जा रहा है, कोई नाराज हो जा रहा है, कोई समर्थन वापस लेने की धमकी दे रहा है, कोई कह रहा है कि यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट जो है वो शामिल नहीं है। तो पॉलिसी पैरालाइसिस देखने को मिलता है, डेवलपमेंट रुक जाती है, अपॉर्चुनिटी अलाइंसेस क्रिएट की जाती हैं, ऐसे अलाइंसेस, ऐसी कोलिशंस बनाई जाती हैं जिससे कि आप जो है अपने सेल्फ गेन्स और सेल्फ इंटरेस्ट को जो है वो हासिल कर पाओ। मैंने किसी को समर्थन इसलिए दिया है उस सरकार के साथ, मैंने अपनी पार्टी का समर्थन उस सरकार को इसलिए दिया है ताकि मैं अपना बेनिफिट हासिल कर सकूं। इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल इश्यूज ओवर नेशनल इंटरेस्ट। रीजनल इश्यूज का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, रीजनल इश्यूज प्रिवेल करने लग पड़ते हैं और नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं होती है। नेशनल इंटरेस्ट जो है वो नीचे आ जाता है, रीजनल इश्यूज ऊपर आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, नीतीश कुमार बिहार की बात कर रहा है, समाजवादी पार्टी जो है वो यूपी की बात कर रही है। तो
भाई तुम लोग रीजनल इश्यूज़ की बात करोगे कि बिहार में पुल बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो भाई नेशनल इश्यूज़ की बात कौन करेगा, फॉरेन पॉलिसी की बात कौन करेगा, नेशनल डेवलपमेंट की बात कौन करेगा। तो ये एक समस्या है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कोलिशन पॉलिटिक्स, नेचर, ट्रेंड्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।